लेकिन आज हम हरित क्रांति की वजह से 1 एकड़ में हम अधिक पैदावार करने लगे और एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। तो अगर हम बात करें एक्सपोर्ट मार्केट की, तो वर्ल्ड में हम टॉप 10 में आते हैं, जिसमें हमारा 8वां नंबर है, जो हमारे लिए एक देश की बहुत बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि हमारे किसान भाई बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आज हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ एक चीज और हमें करना है कि हमने फसल की पैदावार को बढ़ाया, आज हमें उसको दुगना तिगुना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। तो ये हमें एक अवसर के तौर पर लेना चाहिए, साथ ही साथ ये चैलेंज के तौर पर भी हमें लेना चाहिए। तो हमारे देश में ऐसे मौसम है कि हम हर एक तरह की फसलों को उगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां पर, तो चैलेंज की, जैसा कि मैं बात कर रहा था, तो चैलेंज आज हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत अधिक है। कैसे? सिंपल, आपने देखा होगा कि आपका शहर, अगर जिस भी शहर में रहते हो, आज से 20 साल पीछे जाइए अपने शहर में, अपने शहर के बारे में सोचिए, क्या वो शहर आपका उतना ही बड़ा है जितना बड़ा पहले था? अब आप सोचिए कि आपके अभी प्रेजेंट टाइम से 20 साल के बाद वो शहर कितना बड़ा होगा। तो शहर बढ़ रहा है, आबादी लगातार बढ़ रही है। आज से 20 साल पहले जहां पर खेती हुआ करती थी, आज वहां पर सिर्फ और सिर्फ कॉलोनियां बन गई हैं, सड़कें बन रही हैं। तो हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्स है, जिसको हम कृषि योग्य भूमि कहते हैं, वो लगातार हमारी कम होती जा रही है। प्लस हमारे पास, हमारे किसानों के लिए चैलेंज बढ़ता जा रहा है कि कैसे हम कम भूमि में भी अधिक से अधिक फसल की पैदावार ले। तो हमने जहां पर 1 क्विंटल होता था, वहां पर हमने 10 किया, आज हमें उसको 20, 30, 40 करने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में हमें अगर हम नहीं करेंगे तो एक बार फिर से भूखमरी की स्थिति आ सकती है। साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों ने हरित क्रांति के बाद लगातार सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के बारे में सोचा, क्वालिटी के बारे में नहीं सोचा। इसी वजह से आज हमारे शरीर में इतनी अधिक बीमारियां हैं, हम बीमार हो रहे। और आप देखें तो अगर हम एक खाना खा रहे हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ केमिकल और पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर का एक समूह है। दाल में भी केमिकल्स है, प्लस आपके चावल में भी है, आपके रोटी में भी है, सब्जियां खा रहे हैं तो अलग अलग सब्जियों में, हर एक चीज में बहुत अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड है। तो हमें ये चेंज करना होगा। साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, आज के टाइम में प्रोडक्ट मदद कर रहे हैं। एनजीओ जो है वो बहुत सारे काम कर रहे हैं किसानों को जैविक की तरफ ले जाने के लिए। साथ ही साथ अगर हम अपने प्रोडक्ट की सहायता से अपने किसानों के पास हम जाते हैं, तो हमें किसानों की परेशानियों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट से उनका सॉल्यूशन करना है। उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको हमें दूर करना है, और जब हम अपने प्रोडक्ट की सहायता से उनकी समस्याओं को दूर कर पाएंगे, तभी वो हमारे प्रोडक्ट को यूज करेंगे और बार बार यूज करेंगे। तो हमें किसानों के पास से जाने से पहले हमें किसानों की परेशानियों के बारे में पता होना चाहिए। वो कौन सी फसल कब लगाता है, किस किस तरह की खाद डालता है, कब पानी लगाता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहां पर हम जानेंगे परेशानियों के बारे में, ताकि हम हमारे प्रोडक्ट की सहायता से हमारे जो किसान भाई हैं उनकी हम जो भी परेशानियां हैं उनको हम दूर कर सके। तो यहां पर अगर आज देखें तो जो आज हमारे किसान के पास जो भी परेशानी है A to Z, वो सारी की सारी परेशानी सिर्फ और सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड की वजह से। वो किसानों की भी परेशानियां हैं, प्लस आज के टाइम में जितनी भी बीमारियां हैं हमारे ह्यूमन बीइंग में, जितनी भी बीमारियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड की वजह से ही हैं। और जब तक हम इनको दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर जो बीमारी है वो दूर होने वाली नहीं है। साथ ही साथ अगर यहां पर देखें तो जो हमारे किसान की जो मुख्य परेशानी है वो है उनका इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है। उनको एक फसल के उत्पादन करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। रासायनिक खादों पर करते हैं, कीटनाशक दवाइयों पर करते हैं, प्लस अगर हम बात करें तो वो इरिगेशन, सिंचाई के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। प्लस जब किसान अपने खेतों में अधिक यूरिया और डीएपी केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करता है, तो उसकी मिट्टी का इम्यून सिस्टम वो भी कमजोर होता है, साथ ही साथ फसलों का भी इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, जिसकी वजह से उस पर बहुत सारे डिजीज अटैक करते हैं, रोग लग जाते हैं। और फिर होता क्या है कि हमारी जो किसान भाई हैं, फिर उस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए उस पर तरह तरह का स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं, जहां पर वहां पर भी उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आज मिट्टी जो है वो बहुत ही हार्ड हो गई है, बहुत ही ज्यादा सख्त हो गई है, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है। प्लस जो हमारे पौधे हैं वो मिट्टी से पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पा रहे।
क्योंकि वो मिट्टी में नीचे नीचे है वो सारे के सारे पोषक तत्व। प्लस अगर हम बात करें तो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता लगातार कमजोर होती जा रही है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे किसान भाइयों ने सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के बारे में सोचा, क्वालिटी के बारे में नहीं सोचा। उनको क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, अधिक फसल की पैदावार के लिए उन्होंने अधिक केमिकल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो आज इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, किसानों की परेशानियां बढ़ रही हैं। तो अगर हम बात करें, मिट्टी को मापने का एक तरीका होता है, टेस्ट करना चाहिए कि उसमें कौन से पोषक तत्वों की कमी है, फिर हम अगर उनको डालेंगे तो हमारी फसल बेहतर कर पाएंगे और साथ ही साथ जो किसान का इन्वेस्टमेंट है उसको भी वो कम कर पाएंगे। तो मिट्टी को मापने का एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं पीएच वैल्यू, पीएच मान। इसका एक स्केल होती है, एक पैमाना होता है जो 0 से लेकर के 14 तक होता है। अगर इसका पैमाना 6 से 7 के बीच में होता है तो हमारी मिट्टी नॉर्मल होती है। अगर 6 से कम होता है तो हमारी मिट्टी एसिडिक होती है। अगर 7 से ज्यादा होता है तो हमारी मिट्टी एल्कलाइन होती है। एसिडिक कब होगी? जब किसान अपने खेतों में ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल करेगा। एल्कलाइन कब होगी? जब हमारे खेत में किसान बहुत अधिक मात्रा में डीएपी का इस्तेमाल करेगा, जिसको हम डाई अमोनियम फास्फेट बोलते हैं। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो आज मिट्टी का पीएच बैलेंस सही नहीं है। तो उसकी वजह से नुकसान क्या होता है कि जो हमारी मिट्टी है, हमारे पौधों की जो जड़ें हैं, अगर मिट्टी का बैलेंस, पीएच बैलेंस अगर नहीं होगा तो हमारे जो फसलें हैं वो मिट्टी से सारे के सारे पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाएंगे। अगर मिट्टी में पोषक तत्व होंगे भी तब भी। तो यहां पर पीएच बैलेंस करने का मतलब यही है कि हमारे जो फसल है वो मिट्टी से सारे के सारे पोषक तत्वों को अवशोषित कर सके, ताकि हमारे किसान भाई बेहतर फसल की पैदावार ले सके। तो आज किसान अंधाधुंध अपने खेतों में यूरिया डीएपी का इस्तेमाल कर रहा है और साल दर साल सेम फसल की पैदावार को लेने के लिए वो क्वांटिटी बढ़ाता जा रहा है और हमारी मिट्टी बंजरता की ओर जा रही है। बंजरता का मतलब होता है कि एक टाइम ऐसा आएगा, वैज्ञानिकों का भी कहना है, जिस तरह से हम अंधाधुंध केमिकल्स यूज कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी मिट्टी में किसी भी तरह का कोई भी अनाज नहीं होगा अगर हम इसी तरह से करते रहे। तो यहां पर मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं कि हमारे किसान भाई क्या क्या अपने खेतों में डालते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर किसान जो है वो रासायनिक खाद में अगर हम बात करें तो यूरिया है, डीएपी है, सुपर फास्फेट है, जिंक सल्फेट है, साथ ही साथ वो और भी बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल करता है, बहुत सारी कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करता है। तो लगातार इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी जो है वो कमजोर होती जा रही है। अगर हम गोबर की खाद की बात करें तो किसान अपने खेतों में आज ना के बराबर गोबर की खाद डाल रहा है। तो गोबर की खाद बहुत ही बेहतर होती है और इसको किसान वर्षों से डालता आ रहा है। इसी वजह से हमारी मिट्टी का बैलेंस बेकार हुआ। किसानों ने गोबर की खाद को डालना बंद कर दिया और उन्होंने रासायनिक खादों की मात्रा बढ़ा दी। अब मिट्टी क्या है कि वो उसमें ताकत ही नहीं रह गई कि वो हमें सारे के सारे तरह के पोषक तत्व तो दे सके। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ रही हैं। प्लस इसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। साइड इफेक्ट आप देख रहे हैं कि हमारी सेहत डाउन हो रही है। आज के टाइम में हम जो भी चीजें खाते हैं, जो भी चीजें पीते हैं, उसमें सारी की सारी चीजों में पेस्टिसाइड है और केमिकल है। क्या आज से 20 साल पहले हम आरओ का वाटर पीते थे? नहीं। क्या आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले लोग इतने बीमार होते थे? आज अगर हम देखें तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। हम सभी लोग इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं क्योंकि ये कोरोना काल है। बहुत ही सिंपल मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ने वाला, बेहतर होने वाला नहीं है। कब तक? जब तक हम अपने खेतों में केमिकल को कम नहीं करेंगे। लोग कहते हैं कि ये जो शरीर है हमारी, ये मिट्टी की बनी हुई है और इस मिट्टी को हम स्वस्थ करने के लिए, हमारी जो जहां से हम अनाज खा रहे हैं उसको हम, उसके लिए स्वस्थ के बारे में हम नहीं सोचते। तो हमें अपनी मिट्टी, ये जो मिट्टी है शरीर रूपी, इसको स्वस्थ करना है तो हमें इसके बारे में नहीं सोचना है। हमारे जो खेत की मिट्टी है उसको स्वस्थ करने के लिए सोचना पड़ेगा और जब तक हम उसको स्वस्थ नहीं करेंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा। आप देखेंगे कि ये जो पिक्चर है इससे क्लियर हो जाता है। जब किसान अपने खेतों में केमिकल पेस्टिसाइड को यूज करता है तो वो बारिश होती है तो लीच करके ग्राउंड वाटर में जाएगा, पानी में बह करके जाएगा, जलीय स्रोतों में जाएगा। वहां पे जो जलीय जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वो सारे के सारे पर्यावरण को दूषित करेगा। प्लस ऐसे बहुत सारे केमिकल होते हैं कि आज से 20 साल पहले अगर किसान ने डाला है तो वो आज भी हमारी मिट्टी में मौजूद है
और आज जो हम डाल रहे हैं वो अगले 20 साल तक रहेगा। ऐसे बहुत सारे केमिकल हैं, तो हमें केमिकल मिलना ही मिलना है। प्लस अगर हम बात करें तो बहुत सारे केमिकल ऐसे बैन भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर हम केमिकल की बात करें तो कुछ केमिकल ऐसे जो 20 साल 30 साल तक असर रहता है, कुछ केमिकल ऐसे जो जिनका 3 साल 4 साल 5 साल 8 साल तक असर रहता है। तो यहां पर हमें बेहतर करना होगा, हमें इन केमिकल को दूर हटाना होगा। साथ ही साथ हम बच्चों को कहते हैं बेटा दूध पियो, इसमें कैल्शियम होता है, सारे तरह के पोषक तत्व होते हैं, आप स्वस्थ रहोगे। लेकिन आज के टाइम में जो हम दूध पी रहे हैं या बच्चों को दे रहे हैं उसमें भी केमिकल की मात्रा है, पेस्टिसाइड की मात्रा है। आज पशुओं का जो चारा है वो जहरीला हो गया है, बिल्कुल बहुत ज्यादा, उसमें भी केमिकल पेस्टिसाइड है, क्योंकि किसान खेतों से ही जो चारा है उसको पशु को खिला रहा है, हरा चारा हो या सूखा चारा हो। तो कहीं ना कहीं हम लगातार बीमार हो रहे हैं। तो इसको अगर हमें चेंज करना है, आने वाले भविष्य को बेहतर करना है, हमें अपने इम्यून सिस्टम का काम करना है, तो हमें जैविक को अपनाना पड़ेगा, जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई नया टर्म नहीं है। आज से 100 साल पहले 1960 के पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होता था, जहां पर किसी भी तरह का कोई केमिकल पेस्टिसाइड यूज नहीं होता था। लेकिन आज हम और ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी को भी यूज करके, बायोटेक्निक को यूज करके हम और भी बेहतर खेती कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है कि हमारे जो मिट्टी बीमार हो रही है उस मिट्टी को हम स्वस्थ कर सकें। साथ ही साथ जो किसान फसल की उत्पादन चाहता है वो अगर जैविक पर आता है तो उसके फसल की उत्पादन को भी वो बढ़ा सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य यही है कि हमारे किसानों को जागरूक किया जाए कि वो केमिकल का कम से कम उपयोग करें। प्लस बहुत सारे ऐसे किसान भी हैं जो जागरूक हैं लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं है कि हमें यूज क्या करना है। तो हमें अपने प्रोडक्ट को लेके जाना है किसानों के पास, उनको बताना है कि जैविक पर आइए, जैविक को इस्तेमाल करिए, उनको जागरूक करना है। इसलिए क्योंकि उसमें उनका भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। हमारा फायदा क्या है, हमारा उद्देश्य है लोगों को स्वस्थ करना। तो अगर हम किसानों के पास जाएंगे, उनको जैविक पर लेके आएंगे, तो हमारा सेहत अपने आप स्वस्थ होगा। हमें सब्जियां सही मिलेंगी, हमें गेहूं सही मिलेगा, चावल, सारी चीजें जो खाने की चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें शुद्ध मिलेंगी। प्लस हमारे किसानों का भी बहुत लाभ होगा, उनकी जो रासायनिक खादों पर निर्भरता है वो कम हो जाएगी। तो अगर उनकी रासायनिक खादों पर निर्भरता कम होगी, वो कम कर देंगे, तो उनका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो अपने आप कम होता जाएगा। ये हमारे मिट्टी के लिए अच्छा है। अगर हम मिट्टी की बात करें तो हमारी मिट्टी में बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। एक उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा, पहले केचुए हुआ करते थे हमारे खेतों में, आज से 10 साल 20 साल पहले बहुत अधिक मात्रा में, लेकिन आज वो ना के बराबर है। बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर करते हैं। तो हमारी मिट्टी में फिर से जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी अगर हम जैविक करेंगे तो। और जैसे जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी, मिट्टी जो है वो ऑर्गेनिक की तरफ जाती जाएगी। और जो भी हमारी फसलें होंगी, जो किसान का मकसद है फसल की पैदावार को बढ़ाना, और वो अपनी फसल की पैदावार को ज्यादा बेहतर कर पाएगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो जो आने वाला भविष्य है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग का है, जैविक खेती का है। प्लस अगर हम बात करें हमारी कंपनी की, तो आने वाले समय में ये कंपनी का प्लान भी है कि हम और भी प्रोडक्ट लेकर के आएंगे एग्रीकल्चर रेंज में, ताकि हम जब किसानों के पास जाए तो उनको हम एक कंप्लीट सॉल्यूशन दे सके। लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊंगा, हम बहुत सारी परेशानियों को हम अपने प्रोडक्ट की सहायता से हल कर पाएंगे किसानों की, और साथ ही साथ उनको हम बहुत सारे अवसर भी देंगे। क्या अवसर होगा? ये पर्यावरण के अनुकूल होगा, उनकी जो लागत है वो कम होगी, साथ ही साथ ये फसल के लिए उपयोगी होगा, लंबे समय तक हमारी मिट्टी में काम करेगा, हमारी मिट्टी को स्वस्थ रखेगा, साथ ही साथ जो किसान हैं, मनुष्य हैं, उनको भी स्वस्थ रखने में मदद करेगा। प्लस जो किसान चाहता है अपनी फसल की पैदावार को बढ़ाना, वो अपनी फसल की पैदावार को भी बढ़ा पाएगा इन्वेस्टमेंट कम करके। वो रासायनिक खादों का, कीटनाशकों, दवाइयों का उपयोग कम करके वो अपनी फसल की पैदावार को बेहतर भी कर पाएगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारी जो एग्रीकल्चर रेंज है, हमारे जो प्रोडक्ट हैं, हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर और एग्रो एक्टिवेटर, ये दोनों प्रोडक्ट हमने जो भी किसानों की परेशानियों के बारे में जाना, उन परेशानियों को दूर करने में मदद करेगा और हमारी फसल की पैदावार को बेहतर करने में मदद करेगा। प्लस जो मैंने कहा कि हमारी मिट्टी को स्वस्थ करना है, उस हमारी मिट्टी को भी स्वस्थ करने में मदद करेगा। तो आइए जानते हैं कि हमारे ये प्रोडक्ट हमारे किसान भाइयों के लिए कैसे उनको जैविक की तरफ लेकर के जाएगा और कैसे हमारी मिट्टी को बेहतर बनाएगा और उनकी फसल की पैदावार को बढ़ाने में मदद करेगा। अगर हम बात करें
हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर की, तो इसकी बॉटल पर लिखा है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल या जहर इस्तेमाल नहीं हुआ है। प्लस अगर हम बात करें इस प्रोडक्ट की खासियत के बारे में, तो ये प्रोडक्ट जो है हमारा मेन नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर के बना हुआ है। एलोवेरा है, इसमें नीम है, आंवला है, हिमालयन बेरी है और साथ ही साथ इसमें काऊ यूरिन है, जो प्रकृति से ही लिया गया है और इनका किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और नेचुरली इसमें ऐड किया गया है, जिसकी वजह से हम अपनी फसल की और मिट्टी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसमें जो एक एक इंग्रेडिएंट है उनका रोल क्या है हमारी फसलों को बेहतर करने के लिए और हमारी मिट्टी को बेहतर करने के लिए। तो इसमें जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा है। एलोवेरा की अगर हम बात करें या फिर अगर हम देखें तो जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, गिव एंड टेक। जब हम अपनी मिट्टी को, अपनी फसलों को कंप्लीट फूड देंगे तभी वो उसमें सारे तरह के पोषक तत्व होंगे, उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी और वो अधिक से अधिक फसल की पैदावार कर पाएगा। तो यहां पर एलोवेरा की सहायता से हम अपनी फसलों को कंप्लीट फूड देते हैं और साथ ही साथ ये एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटीसेप्टिक होता है, एंटी फंगल होता है। तो ये हमारी फसलों को और मिट्टी को सुरक्षित रखने में भी मदद करेगा, जिससे हमारे किसान भाई अधिक से अधिक फसल की पैदावार ले पाएंगे। प्लस अगर हम सेकंड इसमें बात करें तो इसमें सेकंड है लेहबेरी। लेहबेरी में 100 से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्लस इनका जो रोल है, इसमें विटामिन है, मिनरल्स है, एमिनो एसिड है और इसका मेन रोल क्या है, ये हमारे फूलों के विकास में मदद करेगा, फलों के विकास में मदद करेगा। आपने देखा होगा किसानों की ये शिकायत भी होती है, फूल लगता है गिर जाता है, फल लगता है गिर जाता है, तो ये उसको कंट्रोल करेगा। और ये मेन कारण किस वजह से होता है, जब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो उसकी वजह से होता है। तो ये उसको देगा तो फ्रूटिंग अच्छी होगी, फ्लावरिंग अच्छी होगी, तो हमारी फसल जो होगी उसकी पैदावार भी बहुत ज्यादा बेहतर होगी। थर्ड इसमें इंग्रेडिएंट है नीम। नीम की अगर हम बात करें तो ये एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, साथ ही साथ ये बायो पेस्टिसाइड के तौर पर भी इसको हम बहुत सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा होगा किसान जब अनाज को स्टोर करता है तो उसमें कुछ पत्तियों को तोड़ करके डाल देता है कि उसमें किसी भी तरह के कोई कीड़े मकोड़े ना लगे। तो यहां पर ये हमारी फसलों में और मिट्टी में जो बहुत सारे हानिकारक कीड़ों के अंडे होते हैं, उस अंडों से फिर कीड़े बाहर आते हैं, हमारी फसलों को नष्ट करते हैं, तो उससे हमारी फसलों को कंट्रोल करने में मदद करेगा। कीड़ों से भी कंट्रोल करेगा, हानिकारक जो जीवाणु हैं उनसे भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। फोर्थ इंग्रेडिएंट है इसमें आंवले। आंवला की अगर हम बात करें तो ये हमारी फसलों को मुख्य रूप से विटामिन सी देता है और विटामिन सी एक, आप सभी लोगों को पता है, एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, हमारी फसलों के इम्यून सिस्टम को बेहतर करने में मदद करता है। हमारी फसलों का भी इम्यून सिस्टम होता है, अगर उनको भी सारे तरह के पोषक तत्व मिलेंगे तो उनका भी इम्यून सिस्टम इंप्रूव होगा और उनकी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो ये रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगा, साथ ही साथ हमारी फसलों को जो सूर्य की हानिकारक किरणें हैं उनसे भी बचाने में मदद करता है। और इसमें जो फोर्थ इंग्रेडिएंट है उसके बारे में हम जानते हैं, और जो फिफ्थ इंग्रेडिएंट है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारी फसलों, हमारे प्रोडक्ट को और ज्यादा बेहतर बनाने में मदद करता है, जिसको हम बोलते हैं गौमूत्र। गौमूत्र की अगर हम बात करें तो शुरुआत में हमने बात की कि जो हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने केमिकल के रूप में तैयार किया मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो यहां पर हमारी फसलों को मुख्य रूप से जो गौमूत्र है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देने में मदद करेगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो आइए जानते हैं इनका रोल क्या होता है हमारी फसलों के लिए, हमारी मिट्टी के लिए। नाइट्रोजन का काम होता है हमारी फसलों को हरा भरा बनाना। हरा भरा मतलब ग्रीन कलर को बढ़ाना। ग्रीन कलर क्यों होता है हमारी फसलों में? यह क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने में मदद करेगा नाइट्रोजन, और साथ ही साथ इसका काम होता है सूर्य की रोशनी के साथ फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके हमारे फसलों के लिए फूड का डेवलप करना, फूड का निर्माण करना, भोजन का निर्माण करना। तो ये हरा भरा रखेगा हमारी फसलों को। साथ ही साथ इसमें जो फास्फोरस है, फास्फोरस का काम है जड़ों के विकास में मदद करना, साथ ही साथ अधिक से अधिक शाखाएं बनाना। आपने देखा होगा धान का किसान में एक पौधा लगाता है उसमें कई सारी शाखाएं निकल आती हैं। किसान जो है अपने उस गेहूं की फसल एक बीज लगाता है उसमें बहुत सारी शाखाएं निकल आती हैं, तो ये फास्फोरस की वजह से होता है।
पोटास का काम होता है उन शाखाओं को मजबूती प्रदान करना, सेल को बेहतर बनाना। नहीं तो क्या होगा, अगर पोटास की कमी होगी तो फसल जो है वो खड़ी तो होगी, लेकिन जैसे ही तेजी से हवा चलेगी वो गिर जाएगी, वो रुक नहीं पाएगी। तो ये क्या करता है, ये हमारी जो फसल है उसके तनों को मजबूती प्रदान करने में मदद करता है। और इसमें जो फोर्थ इंग्रेडिएंट है वो है कैल्शियम। और कैल्शियम का जो मेन रोल है वो हमारी मिट्टी में जो भी पोषक तत्व होते हैं उन पोषक तत्वों को हमारी फसलों यानी कि पत्तों तक, फूलों तक, फलों तक पहुंचाने का काम करता है। इसको हम कैल्शियम को हम ट्रांसपोर्टेशन वाला यानी कि स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पोषक तत्वों को कैरी करने में मदद करता है। तो ये 5 इंग्रेडिएंट मिलकर के एलोवेरा, लेवेरी, नीम, आंवला और साथ ही साथ गौमूत्र मिलकर के ये हमारे प्रोडक्ट को और ज्यादा बेहतर बनाते हैं और साथ ही साथ ये हमारी मिट्टी की क्वालिटी को बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? जो हमारे किसान भाई इतने सालों से लगातार अपनी खेतों में जो केमिकल की मात्रा यूज करते आ रहे हैं, उस केमिकल के प्रभाव को धीरे धीरे कम करने में भी मदद करता है। तो इस प्रोडक्ट को हम सारे तरह के, किसी भी तरह की फसल हो वहां पर इसको हम यूज कर सकते हैं और बेहतर फसल की पैदावार ले सकते हैं। तो किसान अगर धान करता है, गेहूं करता है, गन्ने की फसल करता है, सब्जियों की फसल करता है, बागवानी की फसल है जैसे किन्नू हो गया, अमरूद हो गया, सेब के बाग है, कहीं पर भी इसका इस्तेमाल करके हम बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं प्रोडक्ट को यूज करने के तरीके के बारे में। यहां पर जो हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे वो मुख्य रूप से 3 तरह से हम यूज करते हैं। 3 तरह से मतलब हमें जो यूज करना है, इसको हमें सॉइल ट्रीटमेंट करना है, सीड ट्रीटमेंट करना है और साथ ही साथ इसको हमें स्प्रे में इस्तेमाल करना है। हमें इसको स्प्रे में इस्तेमाल करना है। तो सॉइल ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। सॉइल ट्रीटमेंट की वजह से ही हम सॉइल ट्रीटमेंट करके हमारी जो फसल है, हमारी जो मिट्टी है, उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो सॉइल ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत ही सिंपल, हमें आधा लीटर की बोतल को लेना होगा और आधा लीटर की बोतल को हमें अपने खेतों में डालना होगा। इसको हम कब डालेंगे? शुरुआत में। अभी अगर हम देखें तो धान की फसल लगी हुई है, अभी तो हम नहीं डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी तरह की फसल की शुरुआत कर रहे हैं तो वहां पर हम इसको शुरुआत में इस्तेमाल करेंगे। आधा लीटर की बोतल को हमें खेत में डालना है, तो माध्यम के तौर पर हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गोबर की खाद या फिर हम मिट्टी ले सकते हैं। उसमें हम मिक्स करेंगे और खेतों में बिखेर देंगे, जुताई से पहले, जुताई के बाद, या बुआई से पहले या बुआई के बाद। और ये जब मिट्टी में पहुंचेगा तो ये 4 तरह के फायदे करेगा। पहला, हमारी मिट्टी का जो पीएच जो बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस करने में मदद करेगा। जो एसिडिक है या एल्कलाइन है उसको बैलेंस लेकर के आएगा। सेकंड, हमारी मिट्टी में जो पोषक तत्व कम हो रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारी मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या कम हो रही है, उनकी कमी को पूरा करेगा। थर्ड, हमारे जो किसान भाई इतने सालों से लगातार केमिकल का उपयोग कर रहे हैं मिट्टी में, वो जो मिट्टी दूषित हो रही है उसको, प्रभाव को धीरे धीरे कम करने में मदद करेगा। और फोर्थ काम क्या करेगा, हमारी मिट्टी में जो डिजीज है, बैक्टीरिया है, फंगस है, हानिकारक कीड़ों के अंडे हैं, उनको नष्ट करने में मदद करेगा। तो इसलिए हमें अपने इस प्रोडक्ट को सॉइल ट्रीटमेंट के लिए जरूर से जरूर इस्तेमाल करना है, ताकि हमारी जो मिट्टी की गुणवत्ता लगातार कम होती जा रही है उसको हम बेहतर कर सकें और अधिक से अधिक फसल की पैदावार को ले सकें। साथ ही साथ सेकंड जो यूज करने का तरीका है उसको हम बोलते हैं सीड ट्रीटमेंट, यानी कि बीज का उपचार। तो बीज का उपचार करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। हमें 1 kg बीज लेना है और उसमें 10 ml एग्रो ग्रोथ बूस्टर को मिक्स करना है अच्छी तरह से और कुछ घंटों के लिए उसको बीज को रख देना है। इससे लाभ क्या होगा कि जो हमारा बीज है उसमें किसी तरह का कोई डिजीज नहीं लगेगा। साथ ही साथ जो हमारा बीज है उसकी जो उगने की क्षमता है वो लगातार बढ़ जाएगी। तो स्वस्थ बीज उगेगा, एक स्वस्थ पौधा बनेगा और एक स्वस्थ पैदावार करने में मदद करेगा। तो इस तरह से सॉइल ट्रीटमेंट और सीड ट्रीटमेंट में अपने इस प्रोडक्ट को हम यूज करके हमारी फसल की जो प्रॉब्लम्स है 60% तक की प्रॉब्लम्स को हम पहले ही दूर कर लेते हैं। तो कभी भी अगर हम फसल लगा रहे हैं तो सॉइल ट्रीटमेंट प्लस सीड ट्रीटमेंट हम करना ना भूलें और किसानों को भी ये बात बताना ना भूलें। और थर्ड, जो अभी आप देखेंगे जो यूज करने का तरीका है स्प्रे। तो अभी का सिचुएशन अगर हम देखें तो अभी धान की फसल लगी हुई है और यहाँ पर करीब 1 महीने 1.5 महीने की हो रही है और कहीं कहीं पर फ्लॉरिंग भी आने का टाइम हो गया है। तो हम इस प्रोडक्ट को स्प्रे करेंगे तब हमें ज्यादा अच्छा लाभ मिलेगा।
स्प्रे कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका है। हमें 15 लीटर का टैंक लेना है जो किसान पीठ पर के रख करके स्प्रे करता है। 15 लीटर के टैंक में हमें 40 से 50 ml तक एग्रो ग्रोथ बूस्टर को मिक्स करना है। साथ ही साथ उसी में 10 ml हमें एग्रो एक्टिवेटर को भी मिक्स करना है, जो हमारा नया प्रोडक्ट आया है। उसको हम क्यों मिक्स करेंगे, क्या फायदा होगा, हम अगले प्रोडक्ट में जानेंगे जब एग्रो एक्टिवेटर की बात करेंगे। तो स्प्रे करने के लिए बहुत ही सिंपल, 15 लीटर की टंकी लेनी है, 40 से 50 ml एग्रो ग्रोथ बूस्टर को डालना है और आपको स्प्रे कर देना है। अब स्प्रे करने से फायदा क्या होगा? जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो ये हमारी फसल को सारे तरह के पोषक तत्व देगा और साथ ही साथ हमारी फसलों में जो रोग लगने की संभावना है या रोग नहीं है तो उनको भी कंट्रोल करने में मदद करेगा, हमारी फसलों को सुरक्षित रखेगा। और पत्तों पर, फूलों पर, फलों पर बहुत सारे ऐसे हानिकारक कीड़े कंडे होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते हैं, उनको नष्ट करेगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको नहीं लगने देगा, या है तो कंट्रोल करेगा। तो इस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को स्प्रे करके हम उसको पोषक तत्व भी दे सकते हैं, साथ ही साथ अपनी फसलों को हम सुरक्षित भी रख सकते हैं। तो हमें यहां पर हम जब कभी भी ट्रीटमेंट करने से पहले हम क्या करें, इसको पहले ही प्रिवेंट कर दें। ट्रीटमेंट करने से पहले इसको हम प्रिवेंट कर दें कि हमारी फसल में किसी तरह का रोग ही न लगे। तो इस तरह से छिड़काव करके हम बेहतर जो है कर सकते हैं अपनी फसल की पैदावार को, फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए। तो कहीं पर भी इसको स्प्रे किया जा सकता है किसी भी तरह की फसल में। प्लस अगर हमें कंटिन्यू रखना है कि हमारी फसल बेहतर रहे, उसमें किसी तरह की कमी ना आए, उसका ग्रोथ बेहतर रहे, तो आप इसको 20 से 25 दिन पर फिर से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि एक बार दोबारा स्प्रे कर सकते हैं। और 20 से 25 दिन पर अगर हम करते हैं तो हमारी फसल बहुत ही बेहतर होती है। तो ये था हमारा हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर। और हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर की अगर हम बात करें तो अगर हम इसको यूज करते हैं तो जो हमारे किसान भाई हैं वो अपने फसलों में जो भी रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। कितना कम करना होगा, कैसे कम करना होगा, हम ये आगे बात करेंगे। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ जिसका नाम है एग्रो एक्टिवेटर। एग्रो एक्टिवेटर की अगर हम बात करें तो ये प्रोडक्ट हमारा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रोडक्ट आपको हेल्प करेगा आपके सेल को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सिंपल, जैसे हम सभी लोग किसी भी तरह की बीमारी हो, कुछ भी हो, हम हर जगह पर श्री तुलसी को प्रोडक्ट को देते ही देते हैं, बताते ही बताते हैं। तो ये हमारे किसानों के लिए आप समझिए श्री तुलसी है। किसान कुछ भी अपने खेतों में डालेगा वहां पर इसको आपको ऐड कर देना है। किसान खेतों में कुछ भी डालता है, यूरिया डालता है, डीएपी डालता है, स्प्रे करता है, पानी डालता है, या कुछ भी कर रहा है, आप एग्रो एक्टिवेटर को ऐड करवा दीजिए। बस ये क्या करेगा, इसको हम परफॉर्मेंस मैक्सिमाइजर बोलते हैं। इसके नाम से ही पता चलता है एक्टिवेटर, एक्टिव करना। ये किसी भी चीज के काम को सक्रिय कर देता है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ा देता है। और अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये सिलिकॉन बेस्ड है, एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट है। और ये सर्फेक्टेंट भी होता है, ये स्प्रेडर की तरह काम करता है, फैलाने का काम करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसका काम है किसी भी चीज की क्षमता को बढ़ाना। बस किसान जो भी चीजें खेतों में डाल रहा है वहां पर इसको ऐड कर देना है, बस उसकी क्षमता को ये बढ़ा देगा। तो इस प्रोडक्ट को हम हर एक तरह के फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम ये कोशिश करें कि अब हम जो भी किसान केमिकल वाले चीजें डालता है खेतों में तो वहां पर हम इसको ऐड कराएं, उससे हमें ज्यादा लाभ होगा। अगर हम देखें किसान खेतों में यूरिया डालता है, आपने देखा होगा किसान खेतों में यूरिया डालता है, तो यूरिया को अगर हम थोड़ी देर खुले में रख दें तो आपने देखा होगा कि यूरिया जो होती है वो पिघलने लगती है और उसमें जो नाइट्रोजन गैस होती है वो गैस के रूप में उड़ने लगती है। और फिर उसके बाद जब किसान खेतों में यूरिया डालता है तो उसका भी यही होता है और उसकी यूरिया वेस्ट चली जाती है, बेकार चली जाती है। लेकिन जब अगर हम अपने प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे तो ये उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। जो बेकार चला जाता है उसको बेकार जाने नहीं देता है। तो आइए जानते हैं ये काम कैसे करता है। इसका काम करने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। यहां पर आपको सामने कुछ पिक्चर देख रहा होगा, या फिर आप जब सर्दियों में सुबह सुबह पार्क में घूमने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि घास पर ओस की बूंदें पड़ी होती हैं। ये पत्तों का नेचर होता है और पानी जो होता है वो ड्रॉप के रूप में हमारे पत्तों पर रुक जाता है। और जब किसान किसी भी तरह का स्प्रे करता है तो वो दवा को पानी में ही घोलता है और जब स्प्रे करता है तो पत्तों पर बूंद के रूप में रुक जाता है। और जहां तक बूंद होती है दवा का असर भी वहीं तक होता है, और जहां पर बूंद नहीं होती है दवा का असर वहां पर नहीं होता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि किसान जो है वो कीटनाशक दवाइयों का बार बार छिड़काव करता रहता है।
क्योंकि उसका असर पूरे पत्ते पर हो ही नहीं रहा है, वो बेच चला जा रहा है। हवा चल रही है तेजी से तो बूंद गिर जा रही है, या तेजी से बारिश आ जाती है तो जो बूंद है वो गिर जाती है, धुल जाती है। इसका मतलब यह है कि जो किसान की मेहनत है वो धुल जाती है, और इसी वजह से जो किसान भाई हैं उनको बार बार अधिक छिड़काव करना